बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का आज की इस जूलॉजी की क्लास में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ब्लड की सेल्स के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन जिसे हम कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग रक्त स्कंदन के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। जब हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से बाहर, हमारे ऊतक से बाहर आने लगता है और वो बहने लगता है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद में ही देखते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो बहना रुक गया है और जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ पर एक अर्ध ठोस अवस्था यानी एक जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल के समान एक स्ट्रक्चर बनता है, एक अवस्था आ जाती है और हमारा जो ब्लड है वो बहना रुक जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और क्लॉट इसमें हम कहते हैं जो जेल लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बना है हमारे चोट लगने के स्थान पर, उसे हम क्लॉट कहते हैं। और अगर हमने कभी ध्यान दिया हो तो उस क्लॉट के आसपास कुछ लिक्विड वाला सा पार्ट भी रहता है, कुछ द्रव अवस्था भी रहती है जो ट्रांसपेरेंट सी हमें दिखाई देती है, उसे हम कहते हैं सीरम। तो हम ये देखते हैं कि जो स्कंदन है, ब्लड क्लॉटिंग है, उसके लिए ब्लड के अंदर बहुत से फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हमारी जो प्लेटिलेट्स होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, ये प्लेटिलेट्स हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो हमारी जो प्लेटिलेट्स होती हैं वो भी इसके लिए आवश्यक होती हैं। प्लेटिलेट्स को हम कहते हैं बिंबाणु। और हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हमें चोट लगी है और ब्लड क्लॉट नहीं हो, ब्लड का, रुधिर का स्कंदन ना हो, तो हमारा जो ब्लड है वो लगातार बहता रहेगा। और बहता रहेगा तो अगर कंटिन्यूस बह रहा है तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो ब्लड क्लॉटिंग है, रक्त का स्कंदन, बहुत ही आवश्यक है। और इसकी एक डिजीज़ भी होती है जिसके बारे में आपने सुना होगा। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें ब्लड का क्लॉट नहीं बनता और कहीं चोट लगने पर कंटिन्यूसली ब्लड फ्लो होता रहता है, जिसे हम हीमोफीलिया कहते हैं। हालांकि वो एक जेनेटिक डिजीज़ होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर्स हैं, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स मीन्स रुधिर का स्कंदन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स आवश्यक होते हैं। तो इसके लिए टोटल 13 फैक्टर्स होते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। कुल 13 फैक्टर्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए आवश्यक होते हैं। हम देखते हैं पहला जो फैक्टर है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन फैक्टर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो फाइब्रिनोजिन होता है ये एक प्रोटीन होता है और प्रोटीन भी सॉल्युबल प्रोटीन होता है, मीन्स घुलनशील ये प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजिन, इसका सिंथेसिस लीवर के द्वारा किया जाता है, यकृत के द्वारा किया जाता है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर होता है जो क्लॉट के अंदर एक जाल के जैसा स्ट्रक्चर ये बनाता है। क्योंकि अगर हम ब्लड क्लॉट को अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें एक जाल के जैसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है। तो ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाने में फाइब्रिनोजिन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर सेकंड प्रोथ्रोम्बिन। ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो जिसका सिंथेसिस लीवर के द्वारा होता है। और इसके सिंथेसिस के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। इसलिए हमने जब विटामिन्स पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो विटामिन के है, अगर उसका फॉर्मेशन वो हमें नहीं मिल पा रहा है तो हमारा जो ब्लड है वो लगातार बहता रहता है, मीन्स ब्लड क्लॉटिंग
नहीं होती। तो इस तरह से जो विटामिन के है वो ब्लड क्लॉटिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग का सेकंड फैक्टर है, फैक्टर सेकंड दैट इज़ प्रोथ्रोम्बिन, उसके सिंथेसिस के लिए ये लीवर में आवश्यक होता है। फिर हम पढ़ते हैं फैक्टर नंबर 3, फैक्टर 3 दैट इज़ थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 3 है थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, और हम इसे टिश्यू फैक्टर भी कह सकते हैं। तो ये होता है कारक नंबर 3। और ये जो फैक्टर 3 है ये एंजाइम की तरह भी कार्य करता है और इसे हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं उनके नाम के आगे ASE लगा होता है। ये इसके एक्सेप्शन भी हो सकते हैं हालांकि, बट अधिकतर एंजाइम्स में ASE लगा होता है, तो इसको हम थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। और ये एक लिपोप्रोटीन होता है। जो फैक्टर नंबर 3 है ये लिपोप्रोटीन होता है। जैसा हमने फैक्टर नंबर 2 पढ़ा था प्रोथ्रोम्बिन, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। और जो फैक्टर नंबर 3 है वो लिपोप्रोटीन होता है। लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन। फिर आता है फैक्टर नंबर 4, और फैक्टर नंबर 4 है हमारा कैल्शियम आयंस। और ये जो कैल्शियम आयन होते हैं वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और क्लॉट बनाने में ये मदद करते हैं। फैक्टर नंबर 5 दैट इज़ लेबाइल फैक्टर जिसे हम कहते हैं, और इसे हम प्रोएक्सेलरिन भी कहते हैं। ये जो होता है इसकी रेट होती है ब्लड क्लॉटिंग को, उसको ये कंट्रोल करता है, फैक्टर नंबर 5। फिर आता है फैक्टर नंबर 6, लेकिन जो फैक्टर नंबर 6 है उसको अब इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, मीन्स उसको हटा दिया गया है। फैक्टर ये टोटल जो 13 फैक्टर हैं उनमें से। फिर आता है फैक्टर नंबर 7। फैक्टर नंबर 7 का नाम है स्टेबल फैक्टर या प्रो कन्वर्टिन। और ये जो फैक्टर है फैक्टर नंबर 7, ये फैक्टर की क्लोटिंग की जो क्वांटिटी होती है, कितना क्लोट बनना है उसकी मात्रा को ये कंट्रोल करता है। और ये जो है कंट्रोल करने के काम ही आता है। ये क्लोट में स्वयं में ये काम नहीं आता, यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए ये प्लाज्मा में हमेशा प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है फैक्टर नंबर 8 दैट इज़ एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, जिसे हम शॉर्ट में AHF भी कह देते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन, ये है फैक्टर नंबर 8। और इस कारक की अनुपस्थिति के कारण ही हीमोफीलिया रोग होता है, जो जिसके बारे में हमने अभी बात की है। और फैक्टर नंबर 9 है क्रिसमस फैक्टर, या जिसे हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट दैट इज़ PTC भी इसे हम कहते हैं। और ये जो फैक्टर है यह भी प्लाज्मा में एक्टिव होता है जब क्लॉट बनना होता है। और इसको सबसे पहले क्रिसमस नाम के रोगी में ढूंढा गया था, इसीलिए इसका नाम है क्रिसमस फैक्टर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है फैक्टर 10 दैट इज स्टुअर्ट प्रॉट फैक्टर। ये जो फैक्टर है ये प्लाज्मा में इनएक्टिव रहता है और जब क्लॉटिंग होती है तब ये एक्टिव होता है। नेक्स्ट है फैक्टर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। ये जो फैक्टर है ये भी इनएक्टिव स्टेज में रहता है और जब क्लॉटिंग शुरू होती है तो ये दूसरे एंजाइम्स को एक्टिव बनाने का कार्य करता है। 12th फैक्टर है हमारा हैगमैन फैक्टर, या जिसे हम ग्लास फैक्टर भी कहते हैं, और ये भी दूसरे फैक्टर्स को एक्टिव करने का कार्य करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा फैक्टर है फैक्टर नंबर 13, 13वां कारक।
ये जो 13 फैक्टर है इसे फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फिर लकी लोवेंट फैक्टर भी कहते हैं। ये भी प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक प्रोटीन होता है और ये करता है फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन। फाइब्रिन अभी हम पढ़ेंगे कैसे फाइब्रिन का निर्माण होता है। तो फाइब्रिन का पॉलीमराइजेशन करता है जिससे क्लॉट का निर्माण होता है। तो इस तरह से हमने ये पढ़े हैं टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और आपसे एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि ब्लड क्लॉटिंग के कितने टोटल कितने फैक्टर्स होते हैं या फिर इनका एक एक का नाम भी पूछा जा सकता है। दैट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट फैक्टर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेकंड फैक्टर, ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर मैचिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है। एक साइड में आपका फैक्टर नंबर दे देंगे और दूसरी साइड में आपके फैक्टर्स के नाम मिल सकते हैं आपको एग्ज़ाम में और उनको मैचिंग का क्वेश्चन आपके आ सकता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसकी क्या मैकेनिज़्म होती है। अभी मैंने आपको पहले भी बताया जब कहीं हमारे चोट लगती है तो ब्लड बहना स्टार्ट होता है। अब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंजर्ड टिश्यू मीन्स टिश्यू को इंजरी हो चुकी है और ब्लड का फ्लो भी स्टार्ट हो चुका है। तो जहाँ टिश्यू की इंजरी हुई है वहाँ पर ब्लड प्लेटिलेट्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये ब्लड प्लेटिलेट्स प्रेजेंट हैं और इंजर्ड टिश्यू प्रेजेंट है। अब ये जो लीवर है इसके द्वारा विटामिन के का फॉर्मेशन होता है और ये जो विटामिन के है ये प्रोथ्रोम्बिन ये जो इंजर्ड टिश्यू है इसमें है ये प्रोथ्रोम्बिन और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है विटामिन के की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये इनएक्टिव है और ये जो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन है ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया है और जो थ्रोम्बिन है वो एक्टिव होता है। अब इसके कन्वर्जन के लिए भी थ्रोम्बोप्लास्टिन की आवश्यकता होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर नंबर 3 और कैल्शियम फैक्टर नंबर 4 इनकी आवश्यकता होती है। तो जो इन सब की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया है। अब ये जो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ है या फिर थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव हुआ है ये कहाँ पर काम आएगा, इसका कहाँ यूज होगा? जो फाइब्रिनोजिन है जो हमने अभी पढ़ा है फैक्टर नंबर 1 ये यहाँ है फाइब्रिनोजिन और ये है सॉल्युबल। ये प्लाज्मा के अंदर सॉल्युबल है, हमने अभी स्टडी की। तो जो फाइब्रिनोजिन सॉल्युबल है ये थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में फाइब्रिन में कन्वर्ट हो रहा है और जो फाइब्रिन है वो क्या है, ये इनसॉल्युबल बन गया है। यहाँ पर जो फाइब्रिनोजिन है वो सॉल्युबल है लेकिन जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजिन है उससे क्लॉट नहीं बन पाता। तो जो फाइब्रिनोजिन है उसको इनसॉल्युबल बनना होता है। तो ये इनसॉल्युबल या फिर जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा ये या फिर एक जाल जैसी संरचना ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो किसकी प्रेजेंस में बनाता है? थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में ये बनाता है। थ्रोम्बिन इसके लिए ज़रूरी होता है और थ्रोम्बिन कहाँ से बनेगा? थ्रोम्बिन बनेगा प्रोथ्रोम्बिन से और प्रोथ्रोम्बिन इंजर्ड टिश्यू से ये मिलता है। तो इस तरह से जो फाइब्रिन है वो इनसॉल्युबल हमें मिल चुका है और यानी क्लॉट बन चुका है। अब इस क्लॉट में यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट हैं? क्लॉट में हम देख सकते हैं यहाँ पर डेड आरबीसीज प्रेजेंट हैं, डेड बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं और डेड डब्ल्यूबीसी यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये सब डेड सेल्स मिलकर के प्लेटिलेट्स मिलकर के एक इनसॉल्युबल एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिससे हम क्लॉट कहते हैं। तो एक तो ये मैकेनिज्म है और जो दूसरी और मैकेनिज़्म हम देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग की वो है, इसमें यहाँ पर दो मैकेनिज़्म हमें देखने को मिल रही हैं। ये है एक तो एक्सट्रिंसिक पाथवे और दूसरा है इंट्रिंसिक पाथवे। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है इट मीन्स कि आउटसाइड, एक्सट्रिंसिक मीन्स आउटसाइड और इंट्रिंसिक मीन्स आंतरिक। तो जो आउटसाइड एक्सट्रिंसिक पाथवे है इसमें तो जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके बाहर चोट लगती है, उसके बाहर का जो टिश्यू होता है वो डैमेज होता है।
जबकि जो इंट्रिंसिक पाथवे है इसका हमें नाम से भी हमें आइडिया लग रहा है कि जो इंट्रिंसिक पाथवे है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है और ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसमें टिश्यू जब डैमेज होता है तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होता है। ये हमने अभी पहले वाली मैकेनिज्म में भी पढ़ा है। जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ हो रहा है और इसमें फिर कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर मिलते हैं, प्लाज्मा फैक्टर्स, ये 4th, 5th, 7th एंड 10th, ये यहाँ पर ये फैक्टर्स यहाँ पर इसके साथ होते हैं। और फिर ये जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है यह कैल्शियम और प्रोटीन्स की हेल्प से, ये इनएक्टिव जो फैक्टर है ये यहाँ पर इससे आके मिलते हैं। और इधर हमारा जो इंट्रिंसिक पाथवे है यहाँ पर ब्लड वेसल्स को डैमेज होता है और ब्लड वेसल से प्लेटिलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होता है और इनके साथ प्लेटिलेट फैक्टर 3 यहाँ पर ऐड होता है। फिर इसमें जो इनएक्टिव फैक्टर 10 है, ये वाला जो इनएक्टिव फैक्टर 10 है ये फैक्टर यहाँ पर एक्टिव होता है। ये एक्टिव फैक्टर 10 जो फैक्टर 10 है, 10 कारक है, वो यहाँ पर एक्टिव हुआ है और एक्टिव होकर के फिर इसके साथ अटैच होता है ये फैक्टर 5 और प्लस विटामिन के। फिर इसका निर्माण होता है प्रोथ्रोम्बिनेज और ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोथ्रोम्बिन है ये यहाँ पर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया है। और थ्रोम्बिन ये मैकेनिज्म अभी पहले भी हमने पढ़ी है। फाइब्रिनोजिन है वो फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है किसकी प्रेजेंस में, थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। और फाइब्रिन जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है और ये फैक्टर 12 की हेल्प से ब्लड क्लॉट बनाता है। और ब्लड क्लॉट के पास में ही हमने देखा जो हल्का सा लिक्विड का पार्ट रहता है उसे हम सीरम कहते हैं और सीरम के साथ ही ये ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये हमने ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज़्म कंप्लीट की है और ये वेरी इम्पॉर्टेंट मैकेनिज़्म है। अगर ये ना हो तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो भी ये जो टॉपिक है हमारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका जो फ्लो चार्ट है वो आप बनाकर देखें और इसको लर्न करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ और दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें।